बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेस्ट साथी में। बच्चों, मैं किशोर कुमार आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ यूपीपीसीएस के हिस्ट्री के पीवाईक्यू डिस्कशन के लिए। बच्चों, आज के हम इस डिस्कशन के दौरान ये भी हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हम उन प्रश्नों का हल कैसे करें जिनके चारों ऑप्शन हमें ज्ञात नहीं हो। मतलब कि जिस प्रश्न के हमें केवल एक ऑप्शन ज्ञात हो, केवल दो ऑप्शन ज्ञात हो, केवल तीन ऑप्शन ज्ञात हो, तो हम उन प्रश्नों का हल कैसे करें। हम अनुमान लगा के या ऑप्शन को एलिमिनेट करके कम से कम उस ऑप्शन के करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे जो उस प्रश्न का सही ऑप्शन है। ठीक है, तो हम इस सत्र में एलिमिनेशन मेथड भी सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम अपने अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारा पहला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है। हमें कलिंग युद्ध का विवरण कहां से प्राप्त होता है? हमें पहला ऑप्शन दिया गया है कहां से? 13वें शिलालेख द्वारा, रुक्मिणीदेही स्तंभलेख द्वारा, मेन्शान के विवरण द्वारा और प्रथम शिलालेख द्वारा। ठीक है बच्चों, अशोक के 13वें शिलालेख ही है जिसमें कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक ने इस 13वें शिलालेख का निर्माण अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में करवाया था और अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ। इस शिलालेख में यह भी लिखा हुआ है कि इस कलिंग के युद्ध में भीषण नरसंहार को देखते हुए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसके बाद अहिंसा के मार्ग को अपनाया था। ठीक है, तो हमारा यही ऑप्शन सही होता है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? अशोक के राज्याभिषेक के अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था उसके 8वें वर्ष में ये कलिंग युद्ध हुआ था और इसकी हमें विस्तृत जानकारी कहां से मिलती है? इस शिलालेख के द्वारा। दूसरा बच्चों, हमने आपको वादा किया था कि हम उस मेथड को भी सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें यदि ऑप्शन ज्ञात ना हो, जैसे कि हमें यह ज्ञात ना हो कि कलिंग युद्ध का विवरण किस शिलालेख में दिया हुआ था, तो हम यह भी सीखने की कोशिश करेंगे कि कम से कम उसके अगले ऑप्शन को देख लें कि इसे एलिमिनेट करके हम कैसे सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं कि अगले ऑप्शन में क्या है। जैसे कि रुक्मिणीदेही स्तंभलेख लिखा हुआ है, तो ये इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों? आपको इसके लिए एक हिंट ये देता हूं कि ये जो है रुक्मिणीदेही ये लुम्बिनी में पड़ता है और लुम्बिनी के कहां पर स्थित है? लुम्बिनी नेपाल में स्थित एक क्षेत्र है। लुम्बिनी नेपाल में स्थित एक क्षेत्र है और यहीं से ये रुक्मिणीदेही स्तंभलेख प्राप्त हुआ था। इस अभिलेख में स्तंभलेख में ये लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक ने यहाँ का दौरा किया था। कब दौरा किया था? अपने शासनकाल के 21वें वर्ष में। ठीक है, और बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के सम्मान में उन्होंने क्या किया था, क्योंकि ये इनका बौद्ध का महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी, इसलिए इसने यहाँ की जो इनकम टैक्स था, मतलब जो आयकर था, उसको घटा के 1/8 कर दिया। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद हो गई। तो रुक्मिणीदेही स्तंभलेख हमें कलिंग युद्ध का विवरण नहीं देता है, इसलिए इसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन बच्चों ये अपने आप एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ह्वेनसांग जो था ये 7वीं सदी में भारत आया था और ये कहां से गया था? हर्ष काल में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, तो 7वीं सदी बहुत बाद की बात हो जाती है क्योंकि हमें कलिंग युद्ध हम बीसी की बात कर रहे हैं, 3री-4री शताब्दी बीसी की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है प्रथम लघु शिलालेख। ठीक है, तो ये कहां? ये शिलालेख जो है अशोक के 12वें वर्ष में, अपने जो शासनकाल हुआ था उसके शासनकाल के 12वें वर्ष में लिखा गया था। इसमें इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में लिखा गया। बौद्ध धर्म के धर्म प्रचार के बारे में इसने जानकारी दी है इस शिलालेख में। ये शिलालेख हमें इसी बात की जानकारी दी, लेकिन ये धर्म प्रचार तो तब करेगा ना जब बौद्ध धर्म अपनाएगा। ठीक, तो बौद्ध धर्म अपना लिया था पहले इसने अपने शासनकाल में 8वें वर्ष में, यानी कि ये शिलालेख इसके बाद के काल के, इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम अपने सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वह कौन से स्थल है जहां से
एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सराय नाहरा, दूसरा दमदमा, तीसरा महदहा, चौथा लंगनाज। ठीक है, हम ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और सही ऑप्शन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहला सराय नाहरा, ये प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, प्रतापगढ़ में है। और क्या हुआ है, यहाँ से 11 मानव समाधियां प्राप्त हुई, जिसमें से 2 पुरुष हैं, 2 स्त्रियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ से 11 जो समाधि प्राप्त हुई है उसमें से 2 पुरुष और 2 स्त्री है, लेकिन हमें जरूरत किस बात की है, 3 मानव कंकाल की। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। दमदमा ये भी प्रतापगढ़ में ही स्थित है और यहाँ से कुल 41 मानव समाधि प्राप्त हुई है। 41 समाधि या जिसे कब्र कहते हैं ये प्राप्त हुई है, और यही वो स्थल है जहां से 3 कंकाल वाले जो कब्र है वो प्राप्त हुई। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाता है। ये महदहा जो है ये भी प्रतापगढ़ में ही स्थित है और यहीं का एक ये मेसोलिथिक साइट है। मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाणिक स्थल है। यहाँ के बारे में एक बहुत ही विशेष चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक ना 12 फीट लंबे नरकंकाल प्राप्त हुए। 12 फीट लंबे, जो महाभारत काल में जो पड़े होंगे, भीम जैसा कोई राक्षस शरीर वाला जो है ऐसा कोई प्राप्त हुआ था। क्योंकि आधुनिक काल के जो मानव है 5.5 फुट एवरेज है और ज्यादा से ज्यादा 6 फुट हो जाते हैं। समाज के इक्के दुक्के वर्ग हैं विश्व में मुश्किल से 2-4 जो 7 फीट लंबे होते हैं। क्योंकि ऐसे में यदि 12 फीट यदि कोई है तो आजकल में तो हम क्या कहते हैं, इसे एक असुर ही कह सकते हैं। तो इस समय की ये विशेषता थी महदहा स्थल की, यहाँ से 12 फीट लंबे एक कंकाल प्राप्त हुए। तो ये इस रूप में मुझको कहते हैं, लेकिन ये हमारा ऑप्शन तो नहीं है ना, इसलिए हम इसे एलिमिनेट कर देते हैं। हमारा चौथा ऑप्शन लंघनाज है। लंघनाज ऑप्शन इसलिए एलिमिनेट हो जाता है कि ये प्रतापगढ़ जिला या उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं और यहाँ से ये एक मेसोलिथिक साइट। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और हमारा बच्चा जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही ऑप्शन है। हमारा अगला प्रश्न है विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन थे। ठीक है, विक्रमशिला बिहार की संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है गोपाल, देवपाल, धनपाल, महिपाल। गोपाल ये पाल वंश के संस्थापक थे। इन्होंने 775 ईस्वी में क्या किया था, पाल वंश की स्थापना की थी। पाल वंश की स्थापना की थी वहां की विक्रमशिला बिहार, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, देवपाल और देवपाल जो है ये धर्मपाल का पुत्र था। ठीक है, और इनका शासन काल जो है 810 ईस्वी में शुरू हुआ था। और जिनका जब ये देवपाल का शासन काल शुरू हुआ तब इस जो सत्ता थी इनकी पाल वंश की, ये विघटन होना शुरू हो गया पाल वंश का। तो ऑब्वियस है कि जब ये विघटन हुआ होगा तो विक्रमशिला बिहार जैसे इतने बड़े संस्थान की स्थापना नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। धर्मपाल जो है ये पाल वंश का सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी शासक था। इसके समय में ये पाल वंश अपनी सर्वोच्चता जो कहते हैं उत्कर्ष उसके उस समय पर पहुंच चुका था। ये इतना महत्वाकांक्षी था कि इन्होंने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, पाल प्रतिहाल और राजपूत के बीच जो संघर्ष हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष में, उसमें भाग लिया। तो ऑब्वियस है यही वो शासक होगा जिन्होंने विक्रमशिला बिहार की स्थापना की। बच्चों, पाल वंश का शासन 2 चरण में हुआ था। एक जो 775 में शुरू हुआ था और 810 या 850 के आसपास आते आते एक छोटे से रूप में, छोटे से क्षेत्र में आके सीमित हो गया था। अंत नहीं हुआ था, लेकिन एक छोटे से क्षेत्र में आके सीमित हो गया था। ठीक है, पाल वंश का दूसरा जो चरण शुरू होता है ये बाद के 10वीं शताब्दी में शुरू होता है और 10वीं-11वीं शताब्दी तक चलता रहा। इस समय जो थे ये दूसरे जो उसका चरण था 10वीं-11वीं सदी, उस समय के ये शासक हैं महिपाल। ठीक है, महिपाल।
इन्होंने, इनके समय में चोल ने पाल वंश पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये इस रूप में इंपोर्टेंट है, लेकिन ये हमारा संस्थापक तो नहीं है ना, विक्रमशिला बिहार। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? ठीक है, हमारा ऑप्शन है वारांगल, नागरपुरम, उदयगिरी, ठीक है, और चंद्रगिरी। बच्चों, कृष्णदेव राय की माता का नाम था नागल देवी। ठीक है, नागल देवी। कृष्णदेव राय ने अपने माता की, इसी माता के नाम पर इस शहर की स्थापना की थी। अपने माता के सम्मान में इस शहर की स्थापना की थी, नागलपुरम। ये चेन्नई के निकट एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। प्रसिद्ध इसलिए है कि यहाँ की दो चीजें बहुत फेमस है। एक तो यहाँ पे एक स्वामी नारायण मंदिर स्थित है, ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध है। और दूसरा एक यहाँ पर एक झरना है जो एक बहुत ही फेमस स्थल है, इसलिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर कौन सा मंदिर है? एक वेद, स्वामी वेद नारायण मंदिर है, तो आपको याद रखनी है, इसलिए नागलपुर वर्धमान में फेमस है। और दूसरा याद रखनी है कि कृष्णदेवराय किस वंश से? कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का शासक था, विजयनगर साम्राज्य का। और विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए, उस 4 वंश में से एक वंश था तुलुक वंश। ठीक है, और ये इसी वंश का शासक था, इसलिए इस तरह हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? नागलपुरम। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर ने निम्न में से किस कला को संरक्षण प्रदान किया? हमारा पहला ऑप्शन है चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और संगीत कला। बच्चों, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए ये आप प्रश्न हो गया और सबको याद रखते हैं। इसमें खाली आपको याद रखनी ये है कि ये तो सबको याद रखा रहता है कि जहांगीर का काल स्वर्ण काल था चित्रकला का, लेकिन इसके चित्रकार जो थे कौन कौन थे ये आपको याद रखनी होगी। ये इंपोर्टेंट है और बार बार है, जो आपको ध्यान से उतर भी सकता है। इस समय के जो प्रसिद्ध कलाकार थे ये उस्ताद मंसूर, ठीक है, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, फारूक बेग, ठीक है, और एक विषम दास था जो इस समय के इसके दरबारे चित्रकार थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मूर्ति कला ये प्राचीन मध्यकाल की विशेषता नहीं है, ये प्राचीन काल की विशेषता है। ठीक है, जैसे गंधार कला, अमरावती कला, मूर्ति कला की मथुरा शैली, ये चीजें हमें प्राचीन काल में देखने को मिलती है। इस तरह से ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ऐसा नहीं था कि चित्रकला, ठीक है, हमारा मूर्ति कला, स्थापत्य कला ये शाहजहां के काल की विशेषता है। शाहजहां ने स्थापत्य के क्षेत्र में बौद्ध निर्माण कार्य किए थे, जैसे कि उसने ताजमहल का निर्माण करवाया था और दिल्ली के लाल किला तो पता ही। ठीक, तो इस तरह हमारा ऑप्शन ये भी एलिमिनेट हो जाता है। संगीत, ये अकबर के काल में, अकबर ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया था। ठीक है, तो अकबर के काल की विशेषता है जहांगीर के काल। इस तरह से हमारा ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन ए, चित्रकला। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गौरी, अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और इल्तुतमिश। बच्चों, आपको याद होगा कि मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच भारत में रहा था। इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था और भारत से जाते वक्त इन्होंने अपने गुलाम ऐबक को, जो उत्तर पश्चिम भारत का जीता हुआ विजित प्रदेश था, इसको सौंप के ये चला गया था, गौर प्रदेश अपने देश में चला गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी और ये 1206 से 1210 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया था। और ये चौगान खेलते समय 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका एक दामाद था इल्तुतमिश। दामाद के साथ ये गुलाम भी था, अपने गुलाम से कोई दामाद बना लिया था इसको।
और इसका जो शासनकाल था वो 1211 ईस्वी से 2000 तक है और 1236 तक चलता है इल्तुतमिश। ठीक है, तो आपने देखा कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था ऐबक और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये ठीक है, गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का इल्तुतमिश, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। निम्न में से किस मुगल शासक ने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा दी? बच्चों, इसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखें कि मुगल काल में जितने भी शासक हुए उसमें एक अकेले अकबर ही थे जो हिंदू धर्म के रीति रिवाजों में, उनके पर्व त्योहारों में भाग लिया था। कहा जाता है कि अकबर होली के त्योहार में भी भाग लेता था, हिंदू की होली त्योहार है उसमें भी भाग लेता था, तो ये धर्मनिरपेक्ष था, अक्सर इसमें भाग लिया करता था। तो ये ज्यादा संभव है कि यही वो शासक थे जिन्होंने हिंदू संगीत की शिक्षा दी थी। तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसके बारे में सीधे जानकारी रखें कि ये कौन था। लाल कलावंत कौन था? लाल कलावंत एक ध्रुपद, मुगल काल के ध्रुपद गायक थे, संगीतकार, ध्रुपद संगीतकार थे, इसी से इन्होंने शिक्षा ली थी। ठीक है, दूसरा, अकबर के मरने के बाद ये शाहजहां के काल का एक राज दरबारी बन गया, दरबारी कवि। ठीक है, दरबार में चला गया, इस तरह भी आपको याद रखना। लाल कलावंत इसके दरबार में रहने लगा। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय क्षेत्र में विशिष्टता हासिल की थी वो कहां पर स्थित था? ठीक है, ये कहां पर स्थित था? तो ये लखनऊ में स्थित था। ठीक है, इसको, ये तो फैक्ट है, आपको याद रखने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। ठीक है, लखनऊ में स्थित था और इस मदरसे का एक नाम था कारंगी महल। क्या था? कारंगी महल। तो ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। तो बच्चों, यदि आपको याद है पानी किस युद्ध में हराया था तो आप तो सीधे प्रश्न तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि आपको याद रखें कि पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 में हुआ था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये 1556 में हुआ था। इस समय मुगल सम्राट अकबर थे और लोदी नहीं था, ये हेमू था। ठीक है, हेमू। और पानीपत का तीसरा 1761 में हुआ था। इस समय मराठा और अफगान शासक अब्दाली के बीच में लड़ा गया। ठीक है, ये पहला और तीसरा जो युद्ध था बहुत ही निर्णायक युद्ध हुआ, क्योंकि पहला पानीपत के युद्ध में लोदी वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी, इसलिए निर्णायक युद्ध हुआ था। तो बहुत ही इंपोर्टेंट चीज याद रखनी है। और दूसरा तो ऐसे ही था, लेकिन तीसरा युद्ध बहुत इंपोर्टेंट था क्योंकि इसमें मराठों की अंतिम रूप से हार हुई थी। अब्दाली ने इसे मराठों को एक तरफ से समाप्त कर दिया है। तो हमारा जो ऑप्शन था ये क्या था? ऑप्शन बी है, 1526। इस युद्ध की चर्चा की जाएगी इसमें। हमारा अगला प्रश्न है कि सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर? तो टॉमस मुनरो 1820 से 27 के बीच मद्रास के गवर्नर थे। ये इसलिए याद रखना है कि ये गवर्नर के रूप में यहाँ पर इसने एक रैयतवाड़ी व्यवस्था, वो राजस्व की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसको इसने यहाँ पर लागू किया था, इसलिए इन्हें याद रखना है। ठीक है, टॉमस मुनरो। हमारा अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हो? ठीक है, विंध्य क्षेत्र के किस स्थल से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए? हमारा पहला ऑप्शन है बोरहना पहाड़,
किया, बघीपुर और लेक हैदर। ठीक है बच्चों, ये काफी क्लोज आंसर है इसका। ये तीनों जो है विंध्य क्षेत्र में, ये चारों ऐसे विंध्य क्षेत्र में ही स्थित है। ठीक है, छोटी छोटी अंतर है। ये तीनों जो है शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, गुहा शैल चित्र। तो जैसे भीमबेटका में था, गुहा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और एक का दुक्का यहाँ से कंकाल भी प्राप्त हुए और कुछ बर्तन भी प्राप्त हुए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन नहीं है। हमारा चौथा ऑप्शन लेख एरिया है और ये भी विंध्य क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल, ठीक है, 17 कंकाल प्राप्त हुए। तो हमारा ऑप्शन ये है और ये तीनों एलिमिनेट हो जाता है। गुहा, ये गुहा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है और इक्का दुक्का पुरातात्विक चीज भी प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, हमें इसकी जरूरत है और ये हमारा ऑप्शन सही स्तर है। सही ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन डी, मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 17, सर्वाधिक 17 लेख एरिया से। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम भारत के डीके कर्वे का नाम निम्न में से किस संदर्भ में आता है? ठीक है, सती प्रथा के लिए राजा राममोहन ने काम किया था। बाल शिशु हत्या, इसको पता है क्लोराडी ने बंद करवा दिया। ठीक है, ये स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह, जो भी स्त्री सुधार से संबंधित है, इस क्षेत्र में इसने काम किया था। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हमारा ऑप्शन है। डीके कर्वे, इसे गोंदो केशव कर्वे भी कहा जाता है। इन्होंने जो जीवन काल था 1858 से 1862 के बीच, जो हमारा पुनर्जागरण काल था, इसमें स्त्री के जो सुधार था, स्थिति में सुधार के लिए इन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, इन्होंने स्त्रियों की आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति के सुधार के लिए बहुत सारे काम किए। इन्होंने 1896 में एक विधवा आश्रम की स्थापना की। साथ ही 1907 में इन्होंने एक महिला विद्यालय की स्थापना भी की थी। और इनकी अंतिम जो सफलता तब हुई थी जब इन्होंने 1916 में आके क्या किया था? 1916 में इन्होंने पूना में एक महिला कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, ये महिला कॉलेज भारत की पहली महिला कॉलेज, इसलिए ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शन इसका या तो सी डी दोनों होगा, या फिर ऑप्शन को आप देख के कह सकते हैं सी या डी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी डी दोनों इसका सही है। आयोग ने बाद में सुधार किया होगा, इसका सी डी ऑप्शन दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है? इसे कहा जाता है शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप। तो पहले आप गलत कर दें, राणा प्रताप के बारे में, पृथ्वीराज और शिवाजी। बच्चों, एक इतिहासकार थे हमारे, इतिहासकार जादूनाथ सरकार, इन्होंने इसके विषय में टिप्पणी की थी, शिवाजी के विषय में। उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता। ठीक है, तो ये किसे कहा गया था? शिवाजी के विषय में कहा गया था, इसीलिए आपको ये याद रखनी है। दूसरा, आपको ये भी याद रखना है कि ये किसने कहा था? शिवाजी को हिंदू भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहा था, किसने कहा था? तो ये जादूनाथ, इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने इसे ये उपाधि दी थी। तो ये चीज हमें याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए वाला। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध है और प्रथम मैसूर युद्ध है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? ये कहने को तो भारतीय रियासतों के बीच में लड़ा गया था और कर्नाटक में हुआ था, लेकिन ये वास्तव में इसमें अंग्रेज और फ्रांस लड़ रहे थे अपने अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए, और ये साम्राज्यवाद उनका उद्देश्य भी था। ठीक है, तो ये भारतीय पृष्ठभूमि में नहीं लड़ा गया था। इनकी पृष्ठभूमि यूरोप से तैयार हो रही थी। दूसरा युद्ध जो था कब हुआ था? 1749 में शुरू हुआ था और 54 तक चला था। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था 1758 से 1763 तक चला था।
प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद ये एक संधि हुई थी, एक्स ला सापेल की संधि, ठीक है, और इसी की संधि के द्वारा इस युद्ध का अंत होता है, ठीक है। दूसरी कर्नाटक युद्ध था, ये एक अनिर्णायक युद्ध था, इसमें रिजल्ट नहीं आया था किसी का, ठीक है। तीसरा कर्नाटक युद्ध में अंतिम रूप से इसका अंत हो गया था पेरिस की संधि के द्वारा, ठीक है। और चौथा नहीं, ये मैसूर युद्ध है। ये मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 70 के बीच। ये अंग्रेज और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। इसमें ब्रिटिशों की हार हुई थी, हैदर अली ने ब्रिटिशों को हरा दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखनी है। किसी भी प्रश्न को एक कहानी की तरह याद रखूंगी बच्चों, तो आपको ये याद रहेगा। तो हमारा सही मिलान क्या हो सकता है? 1 का 4, यानी कि इस तरह का ऑप्शन ये जा रहा है सही दिशा में, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा 13 का सी, ठीक है। हमारा अगला है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बच्चों, खिलाफत आंदोलन ये 1919 से 21-22 के आसपास चला था, ठीक है। और इस समय इसके संस्थापक कौन थे? जो इसके प्रवर्तक थे, अली बंधु थे, ठीक है। कौन थे? अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये इसके नेता थे, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। बाकी ये सब सही ऑप्शन नहीं है, ठीक। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसने भी अपने इनके जो पत्र थे, एक था हमदर्द और दूसरा कौन था? हमदर्द और कॉमरेड के द्वारा इस आंदोलन को समर्थन दिया था। ये इसमें शामिल तो थे, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सही होने के लिए दोनों सही होना चाहिए। इसने समर्थन तो दिया था, नेतृत्व नहीं किया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रमुख नेता कौन, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरी, ये दोनों सही नहीं है, तो ये नहीं। रफी अहमद किदवई और शौकत अली, ये इस आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। देवबंद आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो देवबंद यूपी का एक क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर 1866-67 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन, जो देवबंद आंदोलन कहा जाता है, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम धर्म में सुधार था। एक तरफ जहां हिंदू पुनर्जागरण के द्वारा हिंदू धर्म में सुधार किया जा रहा था, समाज सुधार का कार्यक्रम चल रहा था, तो दूसरी तरफ कुछ मुसलमानों ने भी अपने धर्म में सुधार करने की बीड़ा उठाया। इसी में ये आंदोलन, देवबंद आंदोलन शुरू हुई थी। रशीद अहमद गंगोही और कासिम ननोतवी दो थे प्रमुख नेता इसके। रशीद अहमद गंगोही और कासिम ननोतवी थे जो इस आंदोलन को शुरू किया था, ठीक है। और इस आंदोलन का उद्देश्य था मुस्लिम शिक्षा का प्रसार करना, उसमें उपस्थित बुराइयों को दूर करना, ठीक है। ये लोग पश्चिमी शिक्षा के क्या थे? विरोधी थे। पश्चिमी आंदोलन के विरोध में, पश्चिमी शिक्षा के विरोध में शुरू किया गया था, और अपनी स्वदेशी शिक्षा यानी कि उर्दू के समर्थन में किया गया, ठीक है। तो एक रूढ़िवादी आंदोलन की टाइप में था, अपने धर्म के संरक्षण के लिए भी किया गया, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। बच्चों, ये आपको याद रखनी है कि जब असहयोग आंदोलन को चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था, तो आपस में जो राष्ट्रीय हमारे नेता थे, उसमें मतभेद हो गया था। कुछ लोग गांधी जी की आलोचना करने लगे कि उन्हें नेतृत्व करने नहीं आता। जब राष्ट्रीय आक्रोश एकदम चरम पर था, तो उन्होंने क्यों इस आंदोलन को वापस ले लिया। इसी मतभेद में कुछ उच्च कांग्रेस से विलग होकर के अपनी अपनी पार्टी बनाई। इसी में ये एक पार्टी था, स्वराज पार्टी। दूसरा एक और इसका कारण था कि इन्होंने जो 1923 में होने वाले चुनाव थे, विधानसभा चुनाव, असेंबली की चुनाव हो रही थी, इस मुद्दे पर
इसमें चुनाव में भाग लिया जाए कि न लिया जाए, इस मत पर भी इसमें विभाजन हुआ था। कांग्रेस जो थी, कांग्रेस के नेता लोग दो गुटों में बट गए थे। कांग्रेस के एक गुट कह रहे थे कि इस चुनाव में भाग लेना है, और दूसरा गुट कह रहा था कि भाग नहीं लेना बल्कि उसका बहिष्कार करना है। ठीक है, कांग्रेस का हुआ गुट जो इसमें भाग लेना चाहता था, यही गुट ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, और इस पार्टी के द्वारा, जिस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक है, और इस पार्टी की नेतृत्व किया था मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने। बाद में इन्होंने अच्छी जीत हासिल की थी इस चुनाव में। बाद में फिर कांग्रेस ने इसमें गांधी जी के कहने पर इसने अपने इन दोनों को वापस मिला लिया गया पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो हमारा ऑप्शन सी में से। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार कौन था? तो आपने इसके डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि ये 1848 में सतारा इसका पहला शिकार था। सतारा, इस नीति के तहत पहली बार सतारा को ही अपनाया गया था। पांचवी झांसी सब भी 1853 सब में आया गया था, अवन भी था उसमें। बाद में ये 1853-56 के आसपास करीब शामिल किया गया था। ठीक है, ये संबल करौली सब भी 1849 के आसपास आया था। लेकिन सबसे पहला जो है, ये काफी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहला कौन था, और अंतिम रूप से अवध का किया गया था, तो अंतिम ये था। ठीक है, उसे कुशासन के आरोप पे किया गया था, तो पहला ये था और अंतिम ये था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये सही है। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लाल कुर्ती आंदोलन, क्विट इंडिया, खिलाफत, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए क्विट इंडिया जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये तो ऑप्शन सही है। खिलाफत आंदोलन अभी आपने देखा कि 1919 के आसपास से शुरू हुआ था, और उसके दो भाई थे अली बंधु जिन्होंने उसे शुरू की थी, तो ऑप्शन ये गलत। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, पहला ऑप्शन, लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया था। लाल कुर्ती आंदोलन भारत में जब सभी ने अवज्ञा आंदोलन चल रही थी 1930 में, तब इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है जहां पर अभी पाकिस्तान स्थित है, वहां पर इन्होंने पेशावर के आसपास इन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इस आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के भीतर ही एक आंदोलन इसने शुरू की थी, क्योंकि इस आंदोलन के जो नेता सब थे, समर्थक सब थे, इन्होंने लाल कुर्ती पहन के इस आंदोलन को समर्थन दिया था, इसलिए इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाने लगा। खान अब्दुल गफ्फार खान, इसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। लाल कुर्ती आंदोलन सभी ने अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, ये भी आपको याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया? तो चार ऑप्शन है, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, सैमन कमीशन, तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद होगा 1913 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसी के विरोध में इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि की थी। इसी से में एक शंकर नायर थे जिन्होंने क्या किया था, उसने जो हमारी जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो हमें ये दोनों याद रखना है कि ये जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था उसमें दो लोगों ने अपनी उपाधि लौटाई। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो इसका 2020 का हिस्ट्री का PYQ का सेशन समाप्त होता है। बच्चों, इसी के साथ हम आज अपने सत्र की समाप्त करते हैं।